नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज देश के महान राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। पूरे देश में इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का प्रभाव था। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को छोड़ हाथों में तिरंगा उठा लिया। उनके आंदोलन से अंग्रेज भी घबरा उठे और उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। बावजूद इसके नेताजी को अंग्रेज नहीं रोक सके। नेताजी ने कई देशों में भारतीयों को एकजुट किया और आखिरकार आजाद हिंद फौज का गठन कर आजादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश में ही नहीं, देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में वो क्रांति की मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई। उन दिनों चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था और अंग्रेजों के जुल्म सितम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चित्तरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी उस अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को साल 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई। इतना भी छुपाने की कोशिश कर ले, एक दिन इतिहास बोलता है और बहुत जोर शोर के साथ बोलता है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज को जो इतिहास बोला है कि पहली बार लाल किले में झंडा फहराया जाना 21 अक्टूबर को और 75वीं वर्षगांठ मनाए जाना आज़ाद हिंद भारत की सरकार की, उस भारत की सरकार की जो अविभाजित भारत था, कोई आसान बात नहीं थी। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज्य पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिहरपुर अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा। साथ ही तय तारीख तक आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनाया कि उनका नीति में विभेद था। वो अंग्रेजों से संघर्ष चाहते थे, संघर्ष होकर के इन तरीकों को बदलना चाहते थे जिन तरीकों को कांग्रेस ने अपनाया हुआ था। और वो मतभेद त्रिपुरी के बाद से उत्पन्न हो गए थे, जबकि नेताजी चुन करके त्रिपुरी में इतनी वोट से जीत के आते हैं, पट्टाभी सीताराम को हरा करके, इसको गांधी जी अपनी हार मानते हैं और फिर नेताजी कांग्रेस का अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं। तो उसके बाद से ही बात चलती है। तो वो बार बार गांधी को ये कह रहे हैं कि मौका है, आंदोलन छोड़िए। लेकिन कुछ बंगाल को लेकर के मतभेद है। वो बंगाल में सरकार बनाना चाहते थे प्रजाकृषक पार्टी से मिलके, जिससे मुस्लिम लीग को बाहर रखा जा सके। पहले गांधी ने उसकी इजाज़त भी दे दी,
बाद में गांधी ने मना कर दिया और वो सरकार नहीं बनी वहाँ पे। अगर वो सरकार उस समय बन जाती, और नेताजी ने उसी समय ये कहा था कि ये बंगाल के लिए सुसाइड है, अगर वो सरकार उस समय बन जाती तो शायद बंगाल का विभाजन इस तरीके से नहीं होता देश का। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का ये विश्वास था कि भारत की आजादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आजाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। कलकत्ता से निकल करके पेशावर तक जाना, और फिर पेशावर से आगे की आप समझ सकते हैं आज के ज़माने में जर्नी नहीं होती कि पहले कार से जाना, फिर टट्टू में बैठ के जाना, फिर पैदल जाना, फिर दोबारा ट्रक से जाना और जलालाबाद होते हुए फिर काबुल पहुंचना, और वो भी उस समय पठान बन करके फिर काबुल में रहना, और फिर काबुल से निकल के बर्लिन तक जाना। मॉस्को बर्लिन की यात्रा तो हवाई जहाज से की, लेकिन उससे पहले की तमाम ये हिंदू कुश को पार करते हुए गाड़ी से यात्रा, दो जर्मन अफसर थे उनके साथ में लुफ्तांसा के, और फिर वहाँ से समरकंद से निकल के और मॉस्को तक 600 किलोमीटर की दूरी उस ठंड के अंदर मॉस्को की, उसमें उसको जाकर के करना कोई आसान काम नहीं था। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रासबिहारी बोस ने ही किया था। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोस का ही असर था जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को आजादी के लिए विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना के साथ ही ये साफ कर दिया कि भारत में अंग्रेजों का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 सितंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग AC चैटर्जी को, प्रचार विभाग SA अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इसका अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी,
अपना डाक टिकट और अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार की अपनी बैंक थी, जिसका नाम आजाद हिंद बैंक था। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के लिए नोट छपवाने का इंतजाम किया था। जर्मनी ने आजाद हिंद सरकार के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे, जिन्हें आजाद डाक टिकट कहा जाता है। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को चुना। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया था। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की गई थी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया था कि भारत के लोग अब अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे तमाम जोश से भरे नारे उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में छा गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र के भाषणों ने न केवल जवानों को प्रेरित किया, बल्कि एशिया के दूसरे देशों में बसे भारतीयों को भी आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए जागरूक किया। देखते ही देखते नेताजी की मुहिम से लाखों भारतीय जुड़ते चले गए। अंग्रेज भी उनकी बढ़ती ख्याति और ताकतवर होती आजाद हिंद फौज से घबरा गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे यादगार भाषणों में से एक बर्मा में दिया गया भाषण था। रंगून के जुबली हॉल में दिए गए भाषण ने न केवल जवानों में जोश भरने का काम किया, बल्कि उन्हें आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया। नेताजी का यह भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज अपने शीश फूल की तरह चढ़ा देने वाले पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून की 1-2 बूंद नहीं, इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और उसमें मैं ब्रिटिश साम्राज्य को डुबो सकूं। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जून 1943 में टोक्यो रेडियो से कहा था कि अंग्रेजों से साम्राज्य छोड़ देने की आशा करना व्यर्थ है। इसके लिए हर हिंदुस्तानी को संघर्ष करना होगा, वो चाहे देश में हो या देश से बाहर। Moreover, we have no right to ask for or expect help from any quarter until we ourselves have first of all done our very utmost. Our countrymen
and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस ओजस्वी भाषण ने जहां एशिया के देशों में बसे भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए प्रेरित किया, वहीं उनके इस भाषण के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने प्रफुल्लित होकर 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। आज़ाद हिंद फौज की कमान हाथ में लेते वक्त नेताजी ने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। हमारे हमवतनों को बताया देंगे कि ये काम तुम्हारे लिए करना है, लेकिन क्योंकि अंदरूनी हालत ऐसी है तो नहीं कर सकते, हमें करना है। लेकिन इस आरजी हुकूमत का मकसद क्या हो? सिर्फ लड़ना और हिंदुस्तान को आजाद करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ट्री परेड करेंगे, ये रास्ता सीधा है। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होना। इस रास्ते में हम क्या देखते हैं? हम सब गुलाम हैं। हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, मुसीबतें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने कहा कि हमारा दुश्मन बहुत क्रूर है, ऐसे में हमें मिलकर लड़ना होगा। Our countrymen and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. If therefore we want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. The enemy has already drawn the sword. He must therefore be fought with the sword. But it is not possible for our countrymen at home to organize an armed revolution and to fight the British army of occupation with modern arms. This is a task which must therefore devolve on Indians living abroad and particularly on Indians living in East Asia. Friends, if you compare the history of our national struggle with histories of similar struggles in other parts of the world, you will realize that we in India have lacked one thing and one thing alone. We lack the strength and organization whereby we can meet force with force. नेताजी ने सदैव कहा कि हम जिए या मरें, देश की आज़ादी महत्वपूर्ण है। उन्हें यकीन था कि उनकी ये मुहिम कभी न कभी रंग लाएगी और हिंदुस्तान आज़ाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदुस्तान की तारीख में लाल किला ट्रायल का अहम स्थान है। लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान उठे नारे, लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लन, शहनवाज ने उस समय हिंदुस्तान की आजादी के हक के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया था। मुकदमे के दौरान पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार सा उठ गया था। 15 नवंबर 1945 से 31 दिसंबर 1945 तक चला यह मुकदमा आजादी के संघर्ष में टर्निंग पॉइंट था। यह मुकदमा कई मोर्चों पर हिंदुस्तानी एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ।
लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लन, शहनवाज। ये वही नारा था जिसने 1945 में देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधा। ये नारा उठा था रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान। दरअसल रेड फोर्ट ट्रायल आजाद हिंद फौज के 3 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ चलाए गए मुकदमे से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई नवंबर 1945 से जनवरी 1946 तक दिल्ली के लाल किले में हुई और जिस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शहनवाज खान पर एक साथ मुकदमा चल रहा होता था, तब बाहर सड़कों पर मौजूद देश के नौजवान यही नारा लगाते थे। ये मुकदमा कई मोर्चों पर देशवासियों की एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। आजाद हिंद फौज के 10 मुकदमों में रेड फोर्ट ट्रायल पहला मुकदमा था, जिसमें आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत करने और हत्या करने का मुकदमा चलाया था। ये मुकदमा देश में कौमी एकता की मिसाल भी बना, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया वो तीनों ही अलग कौम से थे, लेकिन तीनों ने कांग्रेस की बनाई डिफेंस टीम को ही अपनी पैरवी करने के लिए चुना था, जबकि जनरल शहनवाज को मुस्लिम लीग और कर्नल ढिल्लन को अकाली दल ने अपनी ओर से केस लड़ने की पेशकश की थी। आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए तब डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में देश के उस वक्त के कई नामी गिरामी वकील आगे आए थे। इस दौरान हर तरफ देशभक्ति का माहौल पैदा हो गया था। लोग देश की आजादी की खातिर मर मिटने को तैयार थे। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी हुए। अलग अलग जगहों पर हुई एकता सभाओं में कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, मेजर जनरल शहनवाज की लंबी उम्र की दुआएं की गई। लोगों की दुआएं काम कर गई और मुकदमे का फैसला आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के हक में आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी हवा का रुख भांप गए और उन्हें समझ आ गया कि अगर अधिकारियों को सजा दी गई तो हिंदुस्तानी फौज में बगावत हो जाएगी। रेड फोर्ट ट्रायल और इस दौरान उठे नारे ने पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जो भारत की आजादी की लड़ाई में काफी अहम साबित हुई। इस ट्रायल ने पूरी दुनिया में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों के अधिकारों को मजबूती दी। सहगल, ढिल्लन और शहनवाज के अलावा आजाद हिंद फौज के अनेक सिपाही जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार हुए थे और जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, उन सभी को रिहा किया गया। इस मुकदमे के बारे में कई देशों की मीडिया में जमकर लिखा गया, जिसके चलते रेड फोर्ट ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। जानकीनाथ बोस और प्रभावती की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस अपने कॉलेज के समय से ही विवेकानंद जी से काफी प्रभावित थे। The blood of freedom-loving Indians begins to flow. Will India attain her freedom? Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। बोस 14 भाई बहनें थे, जिसमें 6 बहनें और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे ज्यादा लगाव शरद चंद्र से था। संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में की। इसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई।
देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं है। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही स्वामी विवेकानंद से प्रेरित रहे और समाज के प्रति उनकी सोच मानवतावादी और सुधारवादी बनती गई। बोस एक मेधावी छात्र थे जो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे। 1919 में उन्होंने स्नातक किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। लेकिन उन्मुक्त विचारों के सुभाष और भारत माँ के इस लाल का मन अंग्रेजों की नौकरी में कहाँ लगने वाला था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। उनके मन में पहले से ही एक मजबूत और निडर व्यक्तित्व था। वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दास्ता से भारत का उद्धार चाहते थे। इसलिए जब 20वां दशा में सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों को अपने पक्ष में बुलाया तो निजीकरण, बलिदान, मजबूर मार्च और मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं करने का वादा किया था। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में एक जादुई प्रभाव था। उनकी आवाज पर पूरा देश जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता था। लेकिन नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और आकर्षण की वजह से अपने ही वरिष्ठ नेता बोस की निंदा करने लगे। विचारों में मतभेद और बोस की लोकप्रियता पार्टी के कई लीडरों को नहीं भा रही थी। इसे भांपते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती हैं। नेताजी हिटलर से भी मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वो जापान पहुंचे। जापान से सिंगापुर। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ। बताया जाता है कि उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी के मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के आंदोलन में एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे उनके नारे हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। उनके जोशीले नारे आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये थी राज्यसभा टीवी की खास पेशकश। दीजिए इजाजत, नमस्कार।